हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स कलर स्टडी में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पर्यावरण अध्ययन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2019 सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, तो हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन सूरत यानी गुजरात से नागरकोइल यानी केरल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत से 19:45 और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 पर नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2120 किलोमीटर है, तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल क्या होगी। तो देखिए दोस्तों, हमें समय दिया गया है कि 29 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर के बीच चली। तो 29 नवंबर को ये 7:45 पर चली, 19:45 यानी कि 7:45 पर चली, और 1 दिसंबर को 11:45 पर पहुंची। और जो ट्रेन के बीच की दूरी हमें दी है 2120 किलोमीटर, यानी कि सूरत से नागरकोइल के बीच जो ट्रेन ने दूरी तय की, डिस्टेंस तय की, वो हमें 2120 किलोमीटर दी है। तो हमें औसत चाल निकालनी है। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो देखिए, हमें उसके लिए चाल निकालने के लिए दूरी भी मालूम होनी चाहिए और समय भी मालूम होना चाहिए। तो हमारी सूरत से लेके केरल तक की दूरी दी है 2120 किलोमीटर, और समय जो दी है हमारा 7:45 से 11:45 तक, यानी 29 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच जो टाइमिंग का होगा, समय होगा, उसे 40 घंटे लगेंगे। उस ट्रेन को तय करने में, सूरत से गुजरात तक पहुंचने में 40 घंटे लगेंगे। तो हमें डिस्टेंस भी पता हो गई और समय भी पता हो गया। तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी हमारी 2120 किलोमीटर दी हुई है और समय हमें कितना दिया, 40 घंटे। तो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, तो हमारा सॉल्व करने का 53 किलोमीटर पर घंटा, यानी कि जो ट्रेन की चाल हो कितनी होगी, 53 किलोमीटर पर घंटे की चाल से वो तय करेगी। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। वेट लिफ्टर का मतलब है भारत तोलक। तो पहला जो हमारा है सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स जो है अंतरिक्ष पर जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला थी। और जो बछेंद्री पाल है वो माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला थी। सूर्यमणि जो है हमारी वो पर्यावरण कार्यकर्ता है। उसके बाद कर्णम मल्लेश्वरी जो है हमारी अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। कर्णम मल्लेश्वरी भारत की अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है। हमें इसमें जड़ का चुनाव करना है, यानी हमें इसमें जड़ ढूंढना है कि कौन सा हमारा एक समूह है, एक ग्रुप है जो जड़ों का होगा। तो पहले देखिए दोस्तों, हमारी क्या होती है, गाजर, चुकंदर, मूली, ये क्या होती है, हमारी जड़ें होती हैं। गाजर, चुकंदर, मूली जड़ है, जबकि आलू, शकरकंद, हल्दी एवं अदरक भूमिगत तना है। तो इसमें हम लोग देखते हैं, हमारी जो चुकंदर होगी वो जड़ होगी, आलू क्या होगा, वो तना होगा, और अदरक जो है वो हमारी तना होगी, यानी कि हमारा ये समूह नहीं हो सकता है। सेकंड ऑप्शन की ओर चलते हैं। सेकंड है हमारा गाजर। देखिए गाजर आप जानते हैं कि हमारा जड़ है, हल्दी वो तना है, और अदरक वो भी तना है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन देखिए, शकरकंद, मूली और हल्दी। शकरकंद जो हमारी है वो तना है, मूली जो है हमारी जड़ है, और हल्दी क्या है, तना है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन देखिए, गाजर। गाजर हमारी जड़ है, चुकंदर वो भी हमारी जड़ है, मूली वो भी जड़ है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जो गाजर, चुकंदर और मूली होगी वो हमारी जड़ें होंगी। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 4। आई होप आपको जितना मैं पढ़ा रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे ऑफलाइन कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेगिस्तानी ओक
नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। तो पहले देखिए, रेगिस्तानी जो ओक है वो एक पेड़ का नाम है, वो कहाँ पर पाया जाता है। देखिए, रेगिस्तानी ओक जो है हमारा, वो ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भागों में पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा? एलोकैसुरीना डिकैस नाइना। यानी जो रेगिस्तान ओक है वो हमारा ऑस्ट्रेलिया में उत्तरी भागों में पाया जाता है, और इसका वैज्ञानिक नाम होगा एलोकैसुरीना डिकैस नाइना होगा। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, क्योंकि यह रेगिस्तानी ओक जो पेड़ है वो ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भागों में पाए जाते हैं। अगर आपका पेपर में इसका वैज्ञानिक नाम पूछा जाए तो आप इसका वैज्ञानिक नाम बता सकते हैं। एलोकैसुरीना और डिकैस नाइना इसका वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निपैंथीज वह पौधा जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। सेकंड है, इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। थर्ड ऑप्शन है, यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करता। फोर्थ ऑप्शन है, यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज निकालता है जो इसमें फंस जाते हैं और उसे बाहर निकाल पाते हैं। तो इसके स्टेटमेंट हमें 4 दिए गए हैं। अब इनमें से देखना हमारा सा कौन सा स्टेटमेंट जो है सही होगा। पहला केवल ए और बी, दूसरा ए और सी, तीसरा बी और डी, और चौथा ए, बी और सी। तो देखिए दोस्तों, हमारा निपैंथीज क्या होता है उसके बारे में मैंने आपको एक पिक्चर के द्वारा समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, निपैंथीज क्या होता है। निपैंथीज हमारा एक कीट भक्षी पौधा होता है। ये इन्हें घटपर्णी भी कहते हैं। इन्हें घटपर्णी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये घड़े के आकार का दिखता है। हम इसे देखते हैं तो हमें देखने में ये घड़े के आकार का जैसा दिखता है, और ये मुख्यतः दलदली स्थानों पर उगते हैं। नम और दलदली स्थानों पर उगते हैं। ये पौधे जो है तंतुओं के सहारे ऊपर चढ़ते हैं। ये तंतु पत्तियों की मध्य शिरा की विशेष वृद्धि के फलस्वरूप बनते हैं। तंतुओं का शीरे वाला भाग जो होता है वो घड़े के आकार के जैसा होता है, जिसे हम घट या पिचर कहते हैं। देखिए, ये आपको देखने में घड़े के जैसा दिख रहा होगा, और इसकी जो ये सतह होगी ये एकदम चिकनी होगी, जिससे जो कीड़े मकोड़े होते हैं इनकी सतह से फिसल कर अंदर जो इसके पाचक द्रव्य भरा होता है, उन्हें पाचक द्रव्य जो है इन कीड़े मकोड़ों को पचा लेता है। तो क्या कहते हैं, इसलिए हम लोग इसे घटपर्णी कहते हैं। और ये घड़े के आकार का दिखता है। घड़े के मुख की ओर एक ढक्कन जुड़ा होता है जो शिशु अवस्था में घट के मुख को बंद कर रखता है। यह कीड़भक्षी पौधे कीड़े मकोड़े को अपनी ओर रंगीन चमकदार ढकने तथा मधु ग्रंथि द्वारा आकर्षित करते। इस प्रकार जो है कीट घट की चिकनी सतह से फिसलते हुए अंदर की ओर चले जाते हैं। फिर घट के अंदर भरा पाचक द्रव उन्हें पचा लेता है। यानी कि इसके अंदर जो हम पाचक द्रव भरा होता है, कीड़े मकोड़े की जो चिकनी सतह है इसके द्वारा फिसल कर उस पाचक द्रव के अंदर चले जाते हैं, जो पाचक द्रव इन कीड़े मकोड़ों को पचा लेता है। तो इसे हम लोग घटपर्णी कहते हैं। घटपर्णी हमारा कैसा होता है? कीटभक्षी पौधा होता है। आई होप आपको घटपर्णी के बारे में समझ में आ गया होगा। हम लोग इसे निपैंथीज भी कहते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन होगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और बी राइट ऑप्शन होगा। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में पाया जाता है, और इसका आकार जो होता है घड़े जैसा होता है, और इसका मुंह पत्ती से ढका होता है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आजादी से पहले जो महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी, वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा कर्नाटक, तीसरा महाराष्ट्र, और चौथा जो होगा वो हमारा गुजरात होगा। तो आप लोग जानते हैं कि जो महात्मा गांधी जो दांडी यात्रा थी उन्होंने कहाँ से स्टार्ट की थी? वो दांडी यात्रा जो है गुजरात के नवसारी जिले के जलालपुर तालुका में स्थित है। जो दांडी यात्रा है वो हमारी कहाँ थी? गुजरात में। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा गुजरात। यानी कि महात्मा गांधी ने जिस दांडी यात्रा की समुद्र तट अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह गुजरात राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च ज्वर या तेज इरेज कर देते हैं इसे हम।
देखिए हमारा क्वेश्चन है उच्च ज्वर या तेज बुखार जिसे हम बोलते हैं के साथ कपकपी जिसका उपचार सिंकोना पेड़ की छाल से किया जाता वह है। देखिए हमारा ऑप्शन है पहला क्या है, मियादी बुखार। मियादी बुखार को हम लोग क्या कहेंगे, मियादी बुखार को हम लोग टाइफाइड बोलते हैं। इसे हम लोग टाइफाइड बोलते हैं, इसे हम लोग आंत्र ज्वर भी बोलते हैं। मियादी बुखार को हम लोग आंत्र ज्वर भी बोलते हैं और इसे हम लोग टाइफाइड भी बोलते हैं। तो जो मियादी बुखार होता है वो बैक्टीरिया के कारण होता है। सेकंड कौन सा बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया का नाम है सल्मोनेला टाइफी। यानी कि मियादी बुखार जो है मेरा जिस बैक्टीरिया के कारण फैलता है वो बैक्टीरिया हमारा है सल्मोनेला टाइफी। नेक्स्ट है हमारा मलेरिया। देखिए मलेरिया जो होता है हमारा मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। थर्ड हमारा चिकनगुनिया। चिकनगुनिया क्या होता है हमारा एडिस इजिप्टी के काटने से होता है। जो एडिस इजिप्टी है मतलब कि जो चिकनगुनिया होता है वो हमारा वायरल इन्फेक्शन होता है जो एडीज के काटने से होता है, एडीज इजिप्टी के काटने से होता है। फोर्थ ऑप्शन हमारा डेंगू। डेंगू जो हमारा होता है एडीज मादा एडीज इजिप्टी के काटने से होता है। तो जिसके जब डेंगू हमें काटता है तो उसके हमें कपकपी के साथ तेज फीवर आता है और उस फीवर के लिए इसमें एक उपचार भी बताया गया कि एक सिंकोना पेड़ है जिसकी छाल से भी इसको नियंत्रित किया जा सकता है। तो हमारा ऑप्शन होगा कि जो मलेरिया बुखार है वो डेंगू मच्छर के काटने से फैलता है। मलेरिया में पीड़ित व्यक्ति को कपकपी के साथ तेज ज्वर चढ़ता है। सिंकोना पेड़ की छाल में इस रोग को नियंत्रित करने की औषधिक गुण होते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 4, मियादी बुखार जो होगा वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि मियादी बुखार जो है उसके साथ अगर हमें मियादी बुखार मलेरिया बुखार जो आता है हमारा राइट ऑप्शन होगा मलेरिया, क्योंकि जो मलेरिया बुखार होता है हमें मादा एनोफ्लिस मच्छर के काटने से होता है जिसे हमें तेज कपकपी के साथ ज्वर चढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई होप जितना मैं आपको पढ़ा रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे ऑफलाइन कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है और उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर है। फिर वह बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में 450 मीटर की दूरी पर है। फिर वह सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में 120 मीटर की दूरी पर है और अंत में वह वाई पर अपने अस्पताल पहुंचते हैं और जो सी के ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर है। तो अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या होगी। देखिए डॉक्टर का जो घर है वो कहाँ पर स्थित है, एक्स से। एक्स को डॉक्टर को जो अस्पताल जाना है हॉस्पिटल वो कहाँ पर स्थित है, वाई पर। एक्स से लेके वाई तक की बीच की जितनी दूरी है उतनी हमें तय करके जानी है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कि जो डॉक्टर का घर है एक्स पर है, यहाँ से हम चले एक्स से निकले तो हम कहाँ पर पहुंचे, ए बिंदु पर। ए बिंदु पर पहुंचे तो हमने कितनी दूरी तय की, 600 मीटर। तो आप जैसा कि आप जानते हैं डायरेक्शंस के बारे में कि हमारी 4 डायरेक्शन होती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ये हमारी पूर्व हो गई, ये हमारी पश्चिम हो गई, ये उत्तर हो जाएगी, ये हमारी दिशा उत्तर होगी और नीचे जो होगी वो दक्षिण दिशा होगी, नीचे दक्षिण दिशा होगी। तो हमारे ये जो दिशा होगी इसे हम लोग उत्तर पूर्व दिशा बोलेंगे, ये वाले डायरेक्शन को हम लोग पूर्व दक्षिण दिशा बोलेंगे और इसको हम लोग दक्षिण पश्चिम बोलेंगे और इधर जो होगी हम लोग इसे उत्तर पश्चिम बोलेंगे। तो हमें देखिए डॉक्टर का घर जो है वो ए पर हम एक्स से स्टार्ट किया चलना और ए पर पहुंचे हमने 600 मीटर की दूरी तय की। उसके बाद ए से हम पहुंचे कहाँ पर, बी पर, जो हमें 450 यानी 450 मीटर चलने के बाद हम बी पर पहुंचे। फिर बी से हम 120 मीटर की दूरी तय की और सी पर पहुंचे। सी पर पहुंचने के बाद हम वाई अस्पताल जहाँ है यहाँ पर पहुंचे, 90 मीटर की दूरी तय की। तो देखिए जो 90 मीटर की दूरी है वो हमारा किस डायरेक्शन में है, यानी कि ये हमारी जो होती है इधर की पूर्व और ये पश्चिम, नीचे उत्तर और ऊपर ये होती है हमारी पूर्व, इधर पश्चिम, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण। तो जो हमारे ये डिस्टेंस होगी ये हमारी क्या होगी, उत्तर पश्चिम, यानी कि जो डॉक्टर का अस्पताल है वो उत्तर पश्चिम दिशा में है।
तो एक्स से हम चले और वाई के सापेक्ष जो है उत्तर पश्चिम दिशा में है डॉक्टर का घर, तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा में है वो डॉक्टर का हॉस्पिटल है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चेराव नाच कहाँ के लोग करते हैं? चेनाव नाच कहाँ पर किया जाता है? पहला झारखंड, दूसरा मिजोरम, तीसरा मणिपुर और चौथा मेघालय। देखिए आप लोगों को पता है जो चेराव नाच होता है, चेराव वो मिजोरम का एक सांस्कृतिक नृत्य है। इसमें 6 से 8 लोग जो है अपने दोनों हाथों में बांसों को रखते हैं, मतलब दोनों हाथों में बांसों को पकड़ते हैं और इससे वे बांस नृत्य भी हम लोग कहते हैं। जो हमारा मिजोरम में होता है चेराव के अलावा भी उसके अन्य सांस्कृतिक नृत्य हैं। कौन कौन से? कुआलम, छेहलाम, सांवलिया, चैलम, तेलंगम, जंगटलम, पारलैम व सरला मुकाई नृत्य भी मिजोरम के क्या होंगे? सांस्कृतिक नृत्य होंगे। तो जो हमारा चेराव नृत्य होगा वो मिजोरम का सांस्कृतिक नृत्य होगा और उसके अलावा भी मिजोरम के अन्य सांस्कृतिक नृत्य हैं जिनके नाम इस प्रकार दिए हुए हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य, यानी कि तमिलनाडु के कौन कौन से निकटवर्ती राज्य है, तमिलनाडु की सीमा को कौन कौन से राज्य जो है स्पर्श करते हैं? तो पहला हमारा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और कर्नाटक, दूसरा केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तीसरा कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल और चौथा आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। तो देखिए दोस्तों जो हमारा तमिलनाडु है वो कौन सी सीमा को स्पर्श करता है? तमिलनाडु हमारा केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक को स्पर्श करता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, जो तमिलनाडु की सीमा है वो आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक को स्पर्श करती है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? हमें पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना, हमें उसमें देखना कौन सा नहीं होगा। तो पहला हमारा, विशेष प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चे की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। क्योंकि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य ये हो सकता है क्योंकि जो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण होता है, प्राथमिक पर्यावरण के प्रति बच्चे की जो जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता होती है उनको क्या होता है? बढ़ावा दिया जा सकता है। दूसरा है अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि में प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों में बच्चों को संलग्न करना। थर्ड ऑप्शन है प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना। और फोर्थ ऑप्शन हमारा पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशल का विकास करना। देखिए पर्यावरण का अध्ययन क्या होगा? प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का ये सभी उद्देश्य हो सकते हैं। हम पर्यावरण किसके द्वारा नहीं समझ सकते? पर्यावरण समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना, यानी संख्यात्मक कौशल जो होंगे, मैथमेटिकल कौशल जो होंगे, उनका पर्यावरण के द्वारा विकास नहीं हो सकता। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पर्यावरण समझ से बच्चों में संख्यात्मक कौशल का विकास नहीं हो सकता है, अतः प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं हो सकता। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को। दूसरा पर्यावरण शिक्षा सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को। तीसरा विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को। और चौथा पर्यावरण शिक्षण और विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को। तो देखिए जो पर्यावरण अध्ययन का जो विषय क्षेत्र है कक्षा 3 से 5 तक के लिए बच्चों को, वो क्या हो सकता है? पर्यावरण शिक्षा जो है सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को
एक मुद्दों को पढ़ाया जाता है, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन में कक्षा 3 से 5 तक के एक विषय क्षेत्र है जिसमें बच्चों को पर्यावरण शिक्षा, विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन इत्यादि पर्यावरण मुद्दों को पढ़ाया जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, क्योंकि पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान के अवधारणा और मुद्दों को कक्षा 3 से 5 तक के लिए जो है एक विषय क्षेत्र है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? पहला, पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। दूसरा है, 1 से 5 तक की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। तीसरा ऑप्शन हमारा सेकंड, थर्ड और फोर्थ कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। फोर्थ ऑप्शन है हमारा 1 से 2 तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। यानी कि इसमें हमें क्वेश्चन में कहा गया कि पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में क्या सही है। देखिए, पर्यावरण अध्ययन ऐसी चीज है, ऐसी चीज तो है नहीं कि हम उसको पढ़ लिया, एक हमारा विषय के रूप में है, हमने उसे पढ़ लिया और फिर उसके बाद पढ़कर भूल गए, ऐसा नहीं है। पर्यावरण अध्ययन जो है एक विषय है जो 1 से 5 तक की कक्षा में पढ़ाया, ऐसा नहीं है, वो सभी कक्षाओं में पढ़ाया जा सकता है। तो पहला। दूसरा हमारा है 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। हाँ, ये हो सकता है कि कक्षा 1 और 2 के लिए जो पर्यावरण हम बच्चों को सिखाएंगे, पर्यावरण के अध्ययन के बारे में सिखाएंगे, तो हम उन्हें भाषा के माध्यम से और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन को पढ़ा सकते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि 1 से 2 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने के लिए भाषा एवं गणित का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है व इंगित करता है। यानी कि जो बच्चे होते हैं उनको पर्यावरण अध्ययन को सिखाने के लिए या खोजने के लिए उनको जो पर्याप्त समय दिया जाता है वो किस पर इंगित करता है? पहला है, पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है। दूसरा है, पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है। तीसरा हमारा है, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। और चौथा हमारा है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षा केंद्रित है। तो देखिए, जो पर्यावरण अध्ययन को हम लोग सीखते हैं या उसको जो खोजते हैं, खोजने के लिए जो पर्याप्त समय दिया जाता है वह किस पर इंगित करता है? पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा हमें सीखा जाता है। क्योंकि पर्यावरण अध्ययन हम याद करके सीख नहीं सकते, क्योंकि हम उसे याद करके नहीं सकते, हम उन्हें देखकर, समझकर, भाषाओं के द्वारा, इन सब के द्वारा सीख सकते हैं। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित नहीं होता है और पर्यावरण अध्ययन जो है पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है और पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है, ऐसा नहीं है। तो हमारा क्या है, जो खोजने की प्रवृत्ति होती है, खोजने की प्रवृत्ति से बच्चे पर्यावरण से संबंधित विविध सूचनाओं को पहचानते हैं। इससे उन्हें पर्यावरण अध्ययन की समझ बनाने में मदद मिलती है। यानी कि पर्यावरण अध्ययन जो है सूचनाओं के द्वारा सीखा जा सकता है, क्योंकि सूचनाओं के द्वारा हम सीखेंगे तो हमें उससे जानकारी होगी, हम उस चीज़ों को पहचानेंगे और उससे हमें पर्यावरण का अध्ययन होगा, जिससे हमें मदद मिलेगी। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है? यानी कि इन सभी में से जो पर्यावरण अध्ययन के, देखिए एनसीएफ 2005 के अनुसार हम पर्यावरण अध्ययन में हमारे ये सब परिवार और मित्र भी है, भोजन भी है, जानवर भी है और हम चीजें कैसे बनाते हैं, ये सभी है। लेकिन हमें इसमें क्या पूछा गया, इन सभी जो पाठ्यक्रम है हमारे ये चारों, इनमें उप प्रकरण पूछा कि इन प्रकरणों में उप प्रकरण कौन सा है। तो हमारा इन सभी प्रकरणों के लिए उप प्रकरण जो हमारा क्या होगा, जानवर होंगे, क्योंकि जानवरों के अध्ययन से पर्यावरण में उनकी भूमिका और महत्व का ज्ञान होता है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी जानवरों के अध्ययन से ही पर्यावरण में उनकी भूमिका और महत्व का ज्ञान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए एक वांछनीय गतिविधि है? पहला है विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। दूसरा ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना। तीसरा है पर्यावरण अध्ययन को 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना। और चौथा है केवल पाठ्य पुस्तक पर आश्रित रहना। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए क्या वांछनीय गतिविधि है। तो शिक्षक को क्या चाहिए, शिक्षक को ये चाहिए कि छात्र केंद्रित शिक्षण प्रक्रिया में छात्रों को सक्रिय रूप से भागीदारी कराई जाती है। अतः पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को भी बच्चों को प्रेरित करना चाहिए कि वे पर्यावरण से संबंधित अवधारणाओं को स्वयं से खोजकर शिक्षक को बताएं। यानी कि जो बच्चों को जो पर्यावरण अध्ययन के बारे में शिक्षण प्रक्रिया को सक्रिय रूप से उन्हें भागीदारी करवाना चाहिए, सक्रिय रूप से उस शिक्षण में उनका भागीदारी करवाना चाहिए, जिससे बच्चे जो है पर्यावरण अध्ययन के बारे में खुद से समझकर शिक्षक जो बच्चों को सिखाते हैं उनसे प्रेरित होकर उसके बाद वह खुद से सोचकर या खुद से स्वयं से खोजकर शिक्षक को स्वयं से उन्हें शिक्षक को बताएं। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा सेकंड हो जाए, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना, यही हमारा पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए जो है वांछनीय गतिविधि है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से क्या जो है पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है। पर्यावरण अध्ययन में हमारा क्या होगा, बच्चों के ज्ञान के लिए कौन सा महत्वपूर्ण है। तो बच्चों का सक्रिय भाग लेना, दूसरा बच्चों के समुदाय के सदस्य, और दूसरा पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें, और चौथा है हमारा पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में दी गई व्याख्या और परिभाषा। तो हमारे पास ये 4 स्टेटमेंट दिए गए ABCD और ये सारे ऑप्शन दिए गए। तो हमें इनमें देखना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा। पहला ऑप्शन हमारा A, B और C, दूसरा ऑप्शन हमारा केवल A और C, तीसरा ऑप्शन हमारा A, C और D, और चौथा ऑप्शन हमारा केवल C। तो देखिए पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण क्या है। ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण बच्चों का सक्रिय भाग लेना, ये भी महत्वपूर्ण है पर्यावरण अध्ययन के लिए। और दूसरा हमारा है बच्चों के समुदाय के सदस्य, जो बच्चों के समुदाय के यानी ग्रुप के सदस्य होते हैं उनके समुदाय में जो होते हैं उनको बारे में पर्यावरण अध्ययन की समझ लेना। और तीसरा है हमारा C, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन करने के लिए हमें उनकी पाठ्य पुस्तकें बुक वगैरह भी होना चाहिए जिससे हम उन्हें पढ़ सके और उनका अध्ययन कर सके। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन होगा आंसर नंबर फर्स्ट। बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना के लिए क्या आवश्यक है कि उन्हें सक्रिय रूप से भागीदारिता कराई जाए, उन्हें बच्चों के समुदाय का सदस्य बनाया जाए, साथ ही किसी विषय को जानने के लिए उनकी पाठ्य पुस्तक उनके पास उपलब्ध हो। क्योंकि जब बच्चों के पास किसी विषय को जानने के लिए उनके पास बुक्स वगैरह होगी जिससे वो उसकी जानकारी अच्छे से हो जाएगी, तो उन्हें पाठ्य पुस्तक भी उपलब्ध कराई जाए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। यानी कि बच्चों को जो पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए किस तरीके से कौन सा प्रभावशाली तरीका है जिससे बच्चों को उसमें जोड़ा जा सकता है। पहला हमारा वृत्तांत, दूसरा है कहानियां, तीसरा शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या, और चौथा हमारा शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या। तो हमारे पास ये 4 कथन है, उसके ये ऑप्शन है A, C, D, केवल A और B, दूसरा केवल C और D, और चौथा A, B और C। तो देखिए किसी विषय की समझ बच्चों में विकसित करने के लिए शिक्षक को उस विषय की प्रभावशाली व्याख्या करनी चाहिए, उससे संबंधित वृत्तांत एवं कहानियां भी सुनाई जानी चाहिए। क्योंकि जब किसी विषय के बारे में शिक्षक बच्चों को समझाएगा तो उस समझाने के लिए, उनमें समझ विकसित करने के लिए उस विषय को हमें क्या करें, प्रभावशाली उस
व्याख्या को मतलब इसको एक्सप्लेन करना चाहिए, जिससे बच्चे उससे संबंधित कहानियां और जानकारियां बच्चों को मिल सके। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य। जो पर्यावरण अध्ययन है उसमें शिक्षक के द्वारा क्या करना चाहिए, बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनके चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है। तो पहला ऑप्शन हमारा कथन स्टेटमेंट है, बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना। दूसरा है बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों को विकास करना। तीसरा है बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना। तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है, केवल ए और सी, केवल बी और केवल ए, बी और सी तीनों। तो देखिए, जानवर के चित्र बनाने से बच्चों में सृजनात्मकता का विकास होता है, बच्चों में अवलोकन और रचना कौशल का विकास भी होता है। इससे साथ ही चित्रकला के माध्यम से सौंदर्यगत संवेदना भी विकसित होती है, क्योंकि जब बच्चों को चित्र के द्वारा या किसी ग्राफ के द्वारा, चित्र के द्वारा समझाएंगे तो जो बच्चों में जो है सृजनात्मकता का विकास होगा। इससे बच्चे वो चीज अपने माइंड में रख लेंगे, जिससे वो कभी नहीं भूलेंगे चित्र के द्वारा या मॉडल के द्वारा। तो उसमें बच्चों में रचनात्मक कौशल का विकास भी होता है और चित्रकला के माध्यम से सौंदर्यगत संवेदना का भी विकास होगा। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि पहला है कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है। दूसरा है समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। तीसरा है समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है। और चौथा ऑप्शन हमारा, समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता करता है। तो देखिए हमारा क्या होगा, सामूहिक सीखने से सहपाठियों में एक दूसरे को प्रोत्साहित करने की क्षमता होती है, साथ ही उनके मध्य सामाजिक अंतःक्रिया भी बेहतर होती है। क्योंकि जब कोई चीज समूह में सीखेंगे या समूह में पढ़ेंगे तो जो हमारे मित्र होंगे सभी एक दूसरे को देखकर प्रोत्साहित होंगे, प्रोत्साहित करने की क्षमता होगी और साथ ही साथ उनके मध्य जो उनके बीच जो सामाजिक अंतःक्रिया होगी वो भी बेहतर होगी। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड ऑप्शन जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, केवल बी और सी, यानी समूह में सीखना सहपाठियों द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है और समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है। तो आई होप जितना मैंने आपको पढ़ा दिया आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।